Hello my dear students, now we are discussing about life process chapter for class 10 CBSE board, and now this topic I will discuss about transportation. Transportation होता क्या है इसको समझा जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में जो हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो डिजॉल्व गैस होते हैं, या जो डिफरेंट टाइप के इम्यून सिस्टम्स वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या अदर जो भी सब्सटेंस है, उन अदर सब्सटेंस का जो है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है, वो फ्लो होने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो स्टडी होती है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आधार पर हम लोग करते हैं। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वैस्कुलर सिस्टम इसको कह सकते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जैसे कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे स्पॉन्ज हो गए या फिर जो है सिलेंट्रेट हो गए, सिलेंट्रेट है, या फिर जो है इकानोडर्मेट्स होते हैं। तो ये सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार का जो है वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग वाटर वैस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा जो फूड पार्टिकल्स होता है वो वाटर के थ्रू इसके बॉडी में इंटर करता है और फिर उसी के माध्यम से जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम कुछ लोअर नॉन कार्डियड्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है एक दूसरा होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की अगर बात किया जाए तो जैसे हम लोगों की बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, मीन्स हमारी बॉडी में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, हम लोगों की मिनरल न्यूट्रिएंट्स है या डिजॉल्व गैस है या हार्मोन्स है, या आपको पता है कि किसी एक सब्सटेंस के थ्रू ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है। तो वो जो सर्कुलेट कर रहा है जिस सब्सटेंस के थ्रू, उस सब्सटेंस को नाम देते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, एक विशेष प्रकार के कैपिलरीज या वेसल्स के थ्रू जो है, यानी आर्टरी एंड वेन्स के थ्रू जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, इसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसी ब्लड में जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, डिफेंसिव सब्सटेंस है या डिजॉल्व गैसेस है, हार्मोन्स है, प्रोटीन्स है, वो सभी इसी के थ्रू जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। एक तीसरा होता है लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम, लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम, लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम। लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम जो होता है, लिम्फ क्या है अगर कहा जाए तो लिम्फ जो होता है वो छना हुआ रुधिर होता है, छना हुआ रुधिर होता है लिम्फ। और लिम्फ जो होता है, इसलिए हमारी बॉडी में, वो बॉडी में जो लिम्फ होते हैं, वो लिम्फ जो छने हुए रुधिर है वो अपने लिम्फ वेसल्स के थ्रू, यानी इसमें अपना प्रेजेंट होगा लिम्फ, जैसे इसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, उसी प्रकार से लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी में लिम्फ भरे होते हैं और लिम्फ वेसल्स का ट्रांसपोर्टेशन यहां पर होता है। एक्चुअल में जो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, अगर लिम्फ की बात किया जाए तो जो लिम्फ होता है, ये लिम्फ सीधे सीधे हमारे जो टिश्यू फ्लूइड होता है उस टिश्यू फ्लूइड के सीधे कांटेक्ट में लिम्फ प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं, एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम्स एंड थर्ड इज लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम्स होता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में किस चीज के थ्रू, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ह्यूमन में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें आपका आता है ब्लड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ब्लड। लेकिन जो ब्लड होता है, अगर ब्लड की बात किया जाए तो ब्लड जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है, फर्स्ट होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये आधारीय पदार्थ होता है, जितने भी ब्लड्स होते हैं उस ब्लड का जो है ये एक बेसल कह सकते हैं पदार्थ है, बेसल सब्सटेंस होता है, जिसको लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो उन सभी का ब्लड में ये ब्लड प्लाज्मा जो आधारीय पदार्थ है। जबकि जो सेकंड इसमें आता है वो होता है कार्पोसेल्स, कार्पोसेल्स होता है। अभी स्टार्ट करते हैं ब्लड प्लाज्मा को। देखिए ब्लड प्लाज्मा में अगर बात किया जाए तो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। इस सब्सटेंस में 91% जो होता है वो वाटर होता है, 91% इसमें वाटर होता है और बाकी जो 9% होता है, इस 9% में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है।
Organic and inorganic substance are present in the blood plasma in the form in the 9% organic substance यहाँ पर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 9% होता है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आयन सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट या पोटेशियम के सल्फेट, फॉस्फेट और आयोडाइड या उसके जो है बाइकार्बोनेट आयन इसमें प्रेजेंट होता है। इसी सब सब्सटेंस के प्रेजेंट होने के कारण जो होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड बेसिक नेचर का बना रहता है। तो ये हमारा जो ब्लड होता है ये बेसिक नेचर का बना होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आयन इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस ब्लड प्लाज्मा में और क्या क्या है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस टॉपिक को हटाते हैं, अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है, इस ब्लड प्लाज्मा में अगर बात किया जाए तो इसमें और भी सब्सटेंस होते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें जो है जो ब्लड प्लाज्मा है, इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसमें सबसे प्रमुख रूप से इसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन। तो ये इसमें कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के जो है, मोस्टली जो है बात किया जाए तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और उस प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा अगर होती है तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन की क्वांटिटी सबसे अधिक होती है। इसमें से मैक्सिमम ये सब चीजें जो होती है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन लीवर सेल से होता है। मतलब इसकी ओरिजिन की बात किया जाए तो लीवर सेल से होता है, बट इसमें जो है जो ग्लोबुलिन होता है, इस ग्लोबुलिन का सिंथेसिस जो होता है ये लीवर से भी होता है और लिम्फॉइड ऑर्गन से भी होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन से भी जो है इसका सिंथेसिस यहाँ पर होता है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन से भी बनता है। तो इसमें पहला चीज यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड इसमें जो होता है कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं वो भी इस प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, तो ये सभी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होता है वो हमारे इस ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे शरीर में जिनकी कोई यूज नहीं होती है। तो इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में जैसे यूरिया हो गया, क्रिटिन हो गया, क्रिटिनिन हो गया, नाइट्रोजनस सब्सटेंस हो गया, तो ये सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इस प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ डिजॉल्व गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। डिजॉल्व गैस भी इसमें प्रेजेंट होता है। डिजॉल्व गैस की अगर हम बात करें तो जो डिजॉल्व गैस होता है पर 100 ml वाटर, यानी जो पर 100 ml में अगर बात किया जाए पर 100 ml, तो इसकी जो क्वांटिटी होती है 100 ml में, तो इसकी क्वांटिटी जैसे मान लेते O2 है तो O2 अप्रॉक्स 0.29 ml होता है, ठीक है। और इसके अलावा पर 100 ml में CO2 की जो वैल्यू होती है CO2 0.5 ml होता है। एंड जो N2 होता है ये N2 की वैल्यू 0.5 ml होता है। तो ये इसमें पर 100 ml में जो है ये डिजॉल्व गैस होती है, और ये डिजॉल्व गैस भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ डिफेंसिव सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। डिफेंसिव सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। डिफेंसिव सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होता है इसका भी फॉर्मेशन लीवर में होता है, बट कुछ जो है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बनते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन करता क्या है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करता है। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करती है और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो इसमें डिफेंसिव सिस्टम से प्रेजेंट होते हैं। इसमें हार्मोन्स भी प्रेजेंट होता है। हार्मोन्स जो सर्कुलेटरी हार्मोन्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसी के थ्रू जो है डिफरेंट अपने अपने ऑर्गन्स पर जाकर के वो वहां पर रिएक्ट करते हैं। तो ये हार्मोन्स इसमें जो है प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इसमें एंटी कोगुलेंट भी प्रेजेंट होते हैं। एंटी कोगुलेंट्स भी प्रेजेंट होता है। जैसे एंटी कोगुलेंट्स में आता है मुख्य रूप से हिपैरिन आता है।
हिपैरिन करता क्या है, ये हीपर यानी लीवर से सिक्रीट होता है, सिक्रीट बाय लीवर, सिक्रीट बाय लीवर। और ये करता क्या है, तो ये हमारी बॉडी के जो अंदर ब्लड है उस ब्लड को जो है क्लॉट होने से बचाता है, इसलिए इसको नाम एंटी कोगुलेंट रखा गया है। ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है, लेकिन जो है बॉडी के भीतर। जब चोट लग जाता है, कट जाता है, तो वहीं पर हिपैरिन सबसे पहले निष्क्रिय होता है। जब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनता है तो हिपैरिन को निष्क्रिय करने का काम करता है। तो हिपैरिन क्या करता है, हमारे ब्लड को जो है रुधिर का थक्का जमने से रोकने का काम करता है हिपैरिन। तो ये इसमें कुछ जो है सब्सटेंस है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है, क्योंकि ये हमारे जो ब्लड है उस ब्लड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट्स पर, आते हैं कार्पोसेल्स पर। सेकंड जो है वो कार्पोसेल्स है, आप इसको एक बार देख करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बात करते हैं, इसमें दूसरा है कार्पोसेल्स। ब्लड का दूसरा फॉर्म जो है, जो बहुत ही थोड़े, अगर प्लाज्मा की तुलना में बात किया जाए तो जो कार्पोसेल्स होता है उस कार्पोसेल्स की क्वांटिटी कम होती है। अगर हम लोग प्लाज्मा की तुलना में बात करें, प्लाज्मा अप्रॉक्स 55 to 65% होता है, और बाकी जो शेष बचता है वो यहाँ पर ब्लड कार्पोसेल्स यहाँ पर रहता है, ब्लड कार्पोसेल्स। तो ब्लड कार्पोसेल्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है देन ब्लड प्लाज्मा। तो क्योंकि मैक्सिमम हमारे उसमें प्लाज्मा ही भरा है। अब ब्लड कार्पोसेल्स की अगर हम लोग बात करें, कार्पोसेल्स मतलब कि थोड़ा सा कणिकाओं की आकृति बनती है, और यही ब्लड हमको लोग को दिखाई पड़ता है। तो ब्लड कार्पोसेल्स जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है, पढ़ते हैं हम लोग जो है आरबीसी, जिसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स के नाम से इसको जानते हैं, या इसको आरबीसी कहते हैं। इसके अलावा इसको जो है हम लोग जो है एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी इसको जानते हैं, जो आरबीसी होता है। आरबीसी मींस रेड ब्लड कार्पोसेल्स। आरबीसी जो होता है ये अगर देखा जाए तो ब्लड कार्पोसेल्स में अगर तुलना किया जाए तो ब्लड कार्पोसेल्स में आरबीसी की क्वांटिटी सबसे अधिक होती है। अगर हम लोग एक एडल्ट ह्यूमन में बात करें, एडल्ट ह्यूमन में बात किया जाए, और एडल्ट ह्यूमन में अगर मेल की बात किया जाए, अगर मेल की बात किया जाए तो मेल में अप्रॉक्स ये जो है 54 लाख पर mm³ होता है। लेकिन अगर हम लोग फीमेल बात करें तो फीमेल में थोड़ा सा कम होता है इसकी क्वांटिटी, यह 48 लाख पर mm³ होता है। तो उससे थोड़ा सा छोटा होता है, तो एडल्ट ह्यूमंस में इसकी क्वांटिटी होती है। और अगर हम बच्चों में, नवजात शिशुओं में बात करें तो इससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसकी पाई जाती है नवजात शिशुओं में। और अगर हम बुजुर्गों में बात करें, वृद्धों में, तो वृद्धों में इसकी मात्रा काफी कम हो जाती है। तो आरबीसी, आरबीसी का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअल में आरबीसी के पास है क्या? तो आरबीसी का अगर शेप की बात करें तो आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉन्केव होता है। इस तरह से आकृति होती है, यहां पर ये आकृति यहां पर होती है, जो यहां पर हमारे ब्लड कार्पोसेल्स यानी आरबीसी है। इस आरबीसी में अगर हम देखें तो यहां पर एक स्ट्रोमैटिन का पूरा जाल बना होता है, स्ट्रोमैटिन का पूरा जाल बना होता है, और इसी के अंदर जो है, इसके अंदर लगभग 98% तक जो है यहां पर हीमोग्लोबिन भरा होता है। इसके अलावा और भी सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर स्टार्टिंग में बात करें इनिशियल स्टेज में, तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक पूरी तरह से मैच्योर आरबीसी की बात किया जाए, तो जो मैच्योर आरबीसी होता है, इस मैच्योर आरबीसी में यहां पर जो है जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें जो है डिफरेंट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी यहां पर एब्सेंट होते हैं। तो आपको याद रखना, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट हो जाता है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग बात करें तो जब इनिशियल स्टेज होता है, मींस जब आरबीसी का सिंथेसिस होता है रेड बोन मैरो से, यानी ओरिजिन कहां पर हो रही है, इसकी ओरिजिन जो होती है वो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो है। तो स्टार्टिंग के केसेस में इसमें तो जो है वो प्रेजेंट होता है आरबीसी में, जो न्यूक्लियस है और अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही मैच्योर होता है
उसमें हीमोग्लोबिन की काफी क्वांटिटी को उसको स्टोर करना है, इसलिए वहां पर जो है ये न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ अदर ऑर्गेनेल्स भी वहां पर एब्सेंट हो जाते हैं और इस तरह से हीमोग्लोबिन की काफी क्वांटिटी इसके अंदर भर जाती है। तो ओरिजिन की बात करें तो रेड बोन मैरो इसकी ओरिजिन होती है और इसका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है, अगर इसके लाइफ ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन होती है आरबीसी की, ये 120 to 127 डेज का इसका लाइफ साइकिल होता है। तो इतने दिन के बाद ये नष्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो है जो आरबीसी होता है, ये आरबीसी का जो अगर हम लोग बात करें ग्रेवयार्ड, मतलब इसका कब्रिस्तान कहां पर है, तो अगर इसके ग्रेवयार्ड की बात किया जाए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसमें जो स्प्लीन होता है ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है। लेकिन हम छोटे बच्चों जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, फर्टाइल स्टेज में होते हैं, माता के जो गर्भ में होते हैं, उन बच्चों में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जो ब्लड का आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो स्प्लीन के द्वारा होता है। आपको याद रखना वो स्प्लीन के द्वारा हो रहा है। वहां पर रेड बोन, वहां पर बोन मैरो बना नहीं रहता है और जब बच्चा शिशु में कन्वर्ट होता है तब जाकर जब धीरे धीरे उसमें बोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तब वहां से जो लंबी लंबी अस्थियां होती हैं, उन लंबी अस्थियों ने जो लॉन्ग बोन है, उस लॉन्ग बोन के बोन मैरो से आरबीसी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज को नोट करना है कि जो बच्चे एकदम अभी गर्भावस्था में है, उन बच्चों में अगर बात करें तो जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो स्प्लीन से होता है, लेकिन जब एडल्ट में आते हैं तो एडल्ट में रेड बोन मैरो से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो अगर बात करें आरबीसी के पास सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है इसके पास हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना। हीमोग्लोबिन जो होता है एक पर्पल कलर का होता है, बट जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मींस जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, तब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो चटकीले लाल रंग का दिखाई पड़ता है। आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन पर्पल यानी कि वायलेट कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है, बट जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तब ये जो है चेंज हो जाता है और काफी डार्क रेड कलर में ये जो है चेंज हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो O2 का कैरियर करता है। इसके साथ में ये हीमोग्लोबिन कभी कभी CO2 से भी यानी CO2 से भी रिएक्ट करता है और CO2 से रिएक्ट करने के बाद ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी इसको लिख सकते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी लिख सकते हैं। और ये यहां पर क्या करता है, ये CO2 को यहां पर बाइंड करता है हीमोग्लोबिन। अब ये क्वेश्चन कि कौन से पार्ट हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट ही जो है O2 को बाइंड करता है और CO2 को कौन सा पार्ट बाइंड करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की बात किया जाए तो हीमोग्लोबिन 2 टाइप्स के यानी 2 पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है। फर्स्ट इसमें होता है एक हीम जो होता है एक लौह युक्त पदार्थ होता है, प्लस ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। आपको याद रखना है कि ये कुल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना है, जिसमें 2 समान अल्फा चेन होते हैं, अल्फा चेन, और 2 समान जो है इसमें बीटा चेन होते हैं। और जो अल्फा चेन होता है, इस अल्फा चेन में प्रत्येक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होता है, और जबकि प्रत्येक बीटा चेन में 141 और प्रत्येक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। प्रत्येक की मैं बात कर रहा हूं, यानी टोटल अगर आप काउंटिंग करेंगे तो इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, कुल 574 अमीनो एसिड से मिल करके बना होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन इज द प्रोटीनियस पार्ट्स होता है, और हीम जो होता है वो एक आयरन कंटेनिंग पार्ट्स होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका जो आयरन होता है, ये आयरन हमेशा फेरस कंडीशन में ही प्रेजेंट होता है, कभी फेरिक कंडीशन में नहीं होता है। फेरिक कंडीशन में जब होगा जब वहां पर मेट हीमोग्लोबिन बनेगा, और मेट हीमोग्लोबिन बहुत ही विषैला विषाक्त होता है। जब हम मान लेते हैं कहीं पर अर्धदहन हो रहा है, किसी कोयले का या अंगीठी जला करके सो रहे, तो उस कंडीशन में वहां पर मेट हीमोग्लोबिन बनेगा जो विषैला होगा, दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होता है, मेट हीमोग्लोबिन फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, और वही उसी से फलस्वरूप वहां से ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके फलस्वरूप वहां पर दम धीरे धीरे जो हमारा साइटोक्रोम A3 है वो ब्लॉक हो जाता है, और साइटोक्रोम A3 ब्लॉक होते ही जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो आयरन हमेशा फेरस कंडीशन में होता है, और फेरस कंडीशन में ही जो है जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है।
ऑक्सीजन जो होता है वो इसके हीम पार्ट से जुड़ता है, हीम पार्ट से एक रिवर्सिबल बॉन्ड से जुड़ता है, ढीले ढाले प्रतिवर्ती बंध से जुड़ता है, जबकि जो CO2 होता है इसके ग्लोबिन पार्ट से एक रिवर्सिबल बॉन्ड से जो है जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन एंड O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने का काम करता है। तो ये था हमारा आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स था। अब बात करते हैं इसके बाद जो है WBC की, जो सेकंड है इसमें वो है WBC, जिससे हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स के नाम से भी जो जानते हैं। WBC जिसे व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स कहा जाता है। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स जो होता है जिसको WBC या इसको हम लोग जो है ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स WBC। WBC जो होता है अगर इसकी बात किया जाए तो इसके अगर नंबर्स ऑफ सेल की बात किया जाए तो एडल्ट सेल में 5000 टू 9000 पर mm³ इसकी क्वांटिटी होती है। अगर इसके ओरिजिन की बात किया जाए तो इसकी जो ओरिजिन होता है ये व्हाइट बोन मैरो से होता है। ओरिजिन की बात किया जाए तो ये व्हाइट बोन मैरो से इसकी ओरिजिन होती है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स मिस WBC की। अब WBC की बात किया जाए तो WBC क्या है, एक प्रहरी का काम करता है। ये यहाँ पर एक सोल्जर के रूप में काम करता है कि जो भी आने वाले एंटीजन्स होते हैं उस एंटीजन को नष्ट करने का काम WBC का होता है। जो WBC होता है देयर आर 2 टाइप्स, अगर इनकी बात की तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज जो होता है इसमें बात किया जाए तो फर्स्ट इसमें होता है वो ग्रेनुलोसाइट होता है, ग्रेनुलोसाइट, एंड सेकंड जो होता है वो ए ग्रेनुलोसाइट होता है, ए ग्रेनुलोसाइट होता है। ग्रेनुलोसाइट जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एसिडोफिल्स होता है, एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को हम लोग इओसिनोफिल्स के नाम से भी जानते हैं, इससे हम लोग इओसिनोफिल्स के नाम से जानते हैं। अगर मान लेते हैं बॉडी में इसकी क्वांटिटी बहुत अधिक बढ़ गई है तो वहां पर इओसिनोफिलिया रोग के नाम से इसको जानते हैं। तो एसिडोफिल्स मींस इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ग्रेनुलोसाइट है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब वो कहीं कहीं लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी जो उसका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस में लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो लोब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो लोब्यूल्स स्ट्रक्चर में होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं यानी ग्रेनुलोसाइट्स के वे कणिकाएं जिसको इयोसिन, एक स्टेन है, इयोसिन क्या एक रेड कलर का अभिरंजक होता है और इस स्टेन से इसको स्टेनिंग किया जाता है और ये एसिडिक फॉर्म में होता है, इसलिए इसको नाम एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेकंड इसमें होता है यहां पर बेसोफिल्स होता है। बेसोफिल्स जो होता है इस बेसोफिल्स को मींस अगर हम जो वहां पर कणिकाएं हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, अगर वो ग्रेन्यूल्स किसी बेसिक नेचर से यानी किसी बेसिक स्टेनर से उसको स्टेन करने पर अभिरंजित हो रहा है, जैसे मेथाइलिन ब्लू, अगर जब इसको मेथाइलिन ब्लू से स्टेन करते तभी ये रंग ले लेता है, अगर इसको हम इयोसिनोफिल्स से अभिरंजित करें तो उससे कलर नहीं लेता है, तो इसको नाम दिया गया बेसोफिल्स, क्योंकि मेथाइलिन ब्लू जो है एक क्षारीय अभिरंजक होता है, बेसिक नेचर का स्टेनर होता है और जिससे इसको अभिरंजित किया जा सकता है। और तीसरा जो होता है न्यूट्रोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगर ग्रेनुलोसाइट्स में बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे अधिक संख्या इसी न्यूट्रोफिल्स की होती है। न्यूट्रोफिल्स को एसिड और बेस किसी भी स्टेनर से इसको कर सकते हैं, एसिड या बेस स्टेनर से इसको अभिरंजित किया जा सकता है। और इसकी जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही लार्ज न्यूक्लियस होता है, बहुरूपी होता है, यानी इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर पार्टिकल्स के नाम से भी इसको जो है जानते हैं। तो इसको जो है न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और हमारी बॉडी में अगर ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट होता है। ये कहीं भी मान लेते कहीं पर आपको एलर्जी हो रहा है या जलन हो रहा है तो वहां पर ये जो है न्यूट्रोफिल्स ज्यादा मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट इसमें होता है टी लिम्फोसाइट, केवल लिम्फोसाइट की बात करें, फर्स्ट इसमें होता है लिम्फोसाइट जो होता है ये लिम्फॉइड ऑर्गन से इसका फॉर्मेशन होता है, हालांकि कुछ का थाइमस ग्लैंड से भी
फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है लिम्फोसाइट का। और लिम्फोसाइट क्या करता है, ये हमारी बॉडी में अगर मान लेते कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है तो उस एंटीजन को नष्ट करने का काम लिम्फोसाइट करता है। यानी जो कोई भी एंटीजन आता है उसको नष्ट करता है। दो प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। जो टी लिम्फोसाइट होता है ये हमारी बॉडी में उन एंटीजन को नष्ट करता है जो एंटीजन धीरे धीरे अपने डिजीज को जो है हमारी बॉडी में फैलाते हैं, उनसे टी लिम्फोसाइट लड़ता है। और जो बहुत तेजी से डिजीज को फैलाते हैं, जैसे सुबह हुआ मान लेते कोल्ड हुआ है, शाम तक पता चल जाता है कि यहाँ कोल्ड हो गया, तो वहां पर बी लिम्फोसाइट एक्टिव होकर के उस एंटीजन को नष्ट करने का प्रयास करता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। हालांकि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं फिर 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे जब आप थोड़ा आगे की पढ़ाई करेंगे तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि टी लिम्फोसाइट में जो होता है, एक इसमें किलर टी सेल होता है, एक हेल्पर टी सेल होता है, एक इसमें मेमोरी टी सेल होता है, एक सप्रेसर टी सेल होता है, जो आप लोग कभी आगे डिटेल में पढ़ना है। दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा से मोनोसाइट होता है। दोनों में अंतर यह है, लिम्फोसाइट जब एंटीजन प्रवेश करता है तो उसके अकॉर्डिंग टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन मोनोसाइट क्या करता है, जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है तो वो जाकर के सीधे सीधे उस एंटीजन को नष्ट करने या निष्क्रिय करने का काम मोनोसाइट करता है। यानी इसका जो मोनोसाइट होता है एज ए माइक्रोफेज के फॉर्म में काम करता है, माइक्रोफेज के रूप में काम करता है और बॉडी में आए हुए एंटीजन आदि को नष्ट करने का काम स्वयं करता है। तो ये दो प्रकार के यहां पर होते हैं WBC। तो WBC हमारे बॉडी का सुरक्षात्मक प्रणाली है जो सुरक्षात्मक यानी प्रहरी के रूप में काम करता है और आए हुए एंटीजन को नष्ट करने का काम करता है। अगर इसके लाइफ ड्यूरेशन की बात किया जाए तो कुछ इसमें 8 से 10 दिन होते हैं, कुछ 2 से 3 दिन और कुछ मंथली यानी कि पूरे महीने तक जीवित रह सकते हैं। तो इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पर आते हैं, जो थर्ड होता है ब्लड कार्पोसेल्स में। थर्ड है यहां पर ब्लड प्लेटलेट्स। जो थर्ड होता है ये यहां पर थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है, अगर इसकी बात किया जाए ब्लड प्लेटलेट्स, तो ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के भी नाम से जानते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है इसकी क्वांटिटी लाखों में होती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो इसकी बात किया जाए इसके नंबर ऑफ सेल्स की तो अप्रॉक्स 250 lakhs, ठीक है, 250 lakhs पर mm³ यहां पर इसकी क्वांटिटी होती है। लगभग मैं अप्रॉक्स बात कर रहा हूं। और इसकी जो ओरिजिन होती है, ये ओरिजिन जो होती है ये बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन वहां पर कुछ विशेष प्रकार के सेल्स के डिग्रेडेशन से होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। तो इसका जो सिंथेसिस होता है वो मेगा कैरियोसाइट से होता है, इसकी ओरिजिन मेगा कैरियोसाइट्स कोशिकाओं से होता है। ब्लड प्लेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, अगर इसकी बात किया जाए तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जैसे कि चोट लग जाता है या कट जाता है तो ब्लड प्लेटलेट्स जाकर के ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी कि इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉट करना। कहीं पे चोट लग जाए, कट जाए तो वहां पर जा करके उस चोट लगे स्थानों पर जो डैमेज स्थान है उस डैमेज स्थान पर फाइब्रिन का जो फाइब्रिन मोनोमर से प्रोटीन है उसका सिंथेसिस करता है और ब्लड क्लॉटिंग करता है। हालांकि इसमें बहुत सारे फैक्टर भी काम करते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, इससे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक सब्सटेंस रिलीज होता है, प्रोटीनियस पदार्थ होता है। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कैल्शियम एंड प्रोटीन की सहायता से प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है। वो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एंड पेप्टाइड से कन्वर्ट करता है और फिर थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बना देता है। इस प्रकार से फाइब्रिन बन करके ब्लड का क्लॉटिंग यहां पर हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो है कह सकते हैं कि वो क्या नाम है, ब्लड हमारी बॉडी में जो पहुंच करके ये ब्लड क्लॉटिंग बॉडी में जाकर चोट लग जाता है तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग का काम यहां पर ये करता है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स यहां पर होता है। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था वो था ब्लड, और ब्लड के बारे में पढ़े कि कितने प्रकार से ब्लड्स होते हैं और ब्लड का क्या क्या फंक्शन है। तो ये क्लास 10 CBSE बोर्ड्स के लिए था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।